नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मेरे आने से पहले हेमंत शाह जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिट मनी। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। किरीट भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिन भर मेरा गला एकदम ठीक रहता, पता नहीं लाइव पे आते आते अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा गला विद इन फ्यू मिनट्स मतलब 11 बजते ही गड़बड़ हो गया। और आप लोग सोचते होंगे रोज़ इनको खांसी होती रहती है ना, तो रोज़ ऐसा नहीं होता। कुछ समय का ऐसा फेर है कि 11 बजती कुछ गड़बड़ हो जाती है। पता नहीं, कुछ लोग दुआएं मांगते होंगे शायद। चलिए साहब, शुरू किया जाए। मिथुन पटेल क्या हो गया भैया? कौन से मिथुन पटेल आ गए? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई भाई साहब? हमसे भी तो बात किया करो, आपस में क्यों बात कर लेते हो मिथुन पटेल जी? आपकी सेवा के लिए मैं बैठा तो रहता हूँ। ये डिसलाइक करने वाले कहाँ से आ जाते हैं? अरे कोई बात नहीं। चलिए, आपस में मत लड़िए और आपस में कोई वार्तालाप ना करिए। फटा पोस्टर निकला राष्ट्रवादी जी। एक टाइम सेट कर दो सर। ना जी, ये नहीं हो सकता। पुंजाराम जी सॉरी सर, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि कभी कभी तो हमारा तैयारी जल्दी हो जाती है, लेकिन कभी लेट होती है। तैयारी जल्दी भी हो जाती है तब भी हम 11 बजे के आसपास ही रखते हैं, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि कभी 10 बजे आ गए कभी 11 बजे आ गए, वो कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की लगातार बात चल रही थी और लगातार बात चल रही थी किस प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी को लगातार कुचला जा रहा है। और लगातार महाराष्ट्र का आपको पता चल रहा है, लेकिन जो आपको पता नहीं चल रहा उसमें बहुत सारे अन्य राज्य हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है। पत्रकारों के ऊपर एफआईआर होना, पत्रकारों को सरेआम मारना, वो वीडियो आपने देखा होगा, आपको याद आ जाएगा, जहां एक पत्रकार का कैमरा तोड़ने का प्रयास किया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको मारा पीटा गया। जी हाँ, वो छत्तीसगढ़ का ही वीडियो था। और अब जब बात सच की करेंगे, जब बात सच बोलेंगे, तो लोगों को कष्ट होता है। और ऐसे लोगों को कष्ट होता है जिनका खुद का कोई वजूद नहीं होता, जो लोग दूसरों की फ़ोटो लगाकर जीत तो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हैसियत नहीं कि वो जनता को जवाब दे सकें। कुणाल मल्होत्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो लोग हैं जो किराए की फ़ोटो इस्तेमाल करके चुनाव जीतते हैं, जोड़ तोड़ से सरकारें बनाते हैं, और जब उनसे सवाल किया जाए तो सवाल करने पर वो आपके ऊपर धाराएं लगाते हैं, नोटिस भेजते हैं, एफआईआर करते हैं। और ये लगातार चल रहा है, कई सारे बच्चों के साथ हुआ। और मैं बार बार कह चुका हूं, परमवीर सिंह मत करो ये पाप, मत करो ये पाप, आपको बहुत भारी पड़ेगा। ये बद्दुआएं आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपके परिवार को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इसको ध्यान रखिए। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। आज क्या हुआ? आज जो हुआ वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। धन्यवाद हॉर्स पावर। ऑप इंडिया के हवाले से हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। फोर्थ नोटिस सर्व टू अर्नब गोस्वामी बाय महाराष्ट्र असेंबली, आस्क हिम टू अपीयर विद इन 10 मिनट्स। मैंने कमाल है यार, कमाल है, कमाल। मैंने देखिए, ये लोग हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग एक चीज़ में विश्वास रखते हैं कि वो जो भगवान एकदम से प्रकट हो जाते थे, ऐसा होता था। और कहीं ना कहीं इनको अर्नब गोस्वामी में भगवान नजर आता है। तभी तो ये सोच सकते हैं कि 10 मिनट में वो प्रकट हो जाएगा। नहीं, 10 मिनट का नोटिस, कमाल है, बड़े कमाल की बात है। सुधीर द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा नोटिस हमने आज तक नहीं देखा। कमलेश शाह जी धन्यवाद। अब साहब आप एक बात देखिए, यदि हम बात करेंगे इंसाफ की, यदि हम बात करेंगे पालगढ़ के साधुओं के इंसाफ के लिए, तो नोटिस आएगा, एफआईआर होगी, 10 मिनट का नोटिस आएगा। क्या आपने कभी देखा ऐसा 10 मिनट का नोटिस? ना, कमाल। अपने आप में ऐसा बेहुदा मजाक मैंने आज तक नहीं देखा। और सिर्फ 10 मिनट का नोटिस बेहुदा मजाक नहीं है, ये बेहुदा मजाक अपने आप में इसलिए है कि साहब विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस भेज दिया। बोले कहाँ पेश होना है? बोले विधानसभा में पेश होना है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आम जनता के लिए एक नई कोर्ट खुल गई है और वहाँ भी उसको जाना पड़ेगा। अरे भाई, ये कोर्ट को सुपरसीड करके नोटिस कैसे जा रहा है? पुलिस नोटिस भेजेगी, कोर्ट नोटिस भेजेगा, समन तो पुलिस और कोर्ट भेजेगी।
ये विधानसभा आम जनता को कब से भेजने लगी? आई बैक टू डिफर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस बात को विधानसभा अध्यक्ष जी ज़रा आप क्लैरिफाई तो कर दें कि जिस आदमी का विधानसभा से लेना देना नहीं है, भला उसको नोटिस कैसे दे दिया गया? हम आपके बाप के नौकर नहीं हैं, हम नहीं आएंगे। आप हमारे नौकर हैं, हमने आपको नौकर बनाया है, जीत कर, आपको जिताकर, आपको वोट देकर हमने अपना नौकर चुना है। और नौकर की ये मजाल कि वो मालिक को बुला रहा है, ये मजाल आप लोगों की। माननीय बन गए आप, इतनी औकात। देश के प्रधानमंत्री को आदमी गाली देता तब सदन में किसी को बुलाया नहीं जाता। आज जो हमसे वोट लेकर गया, हमारे पैर छूकर, जो पैरों में गिड़गिड़ा कर वोट लेकर गया, वो कहता है कि हम तुम्हारे मालिक हैं, हम तुमको बुलाते हैं, तुम यहां पेश हो। गजब, गजब की दोगलाई। प्रियदर्शनी बरोट जी बहुत बहुत धन्यवाद। परमवीर सिंह जी आपका भी धन्यवाद। लीजिए, परमवीर सिंह जी आ गए। सर हम आपकी सलामती की दुआ मांगते हैं। बिल्कुल, जब तक मैं अच्छा काम कर रहा हूँ मैं सलामत रहूँगा, बेफिक्र रहिए। मुझे आज इन लोगों को औकात दिखाना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि औकात की बात बार बार होती है और ये लोग बार बार औकात की बात करते हैं और बार बार मुँह की खा के जाते हैं। चाहे वो तनिष्का मैटर हो, भाई भक्तों की तो औकात ही नहीं होती, औकात दिखा दी। उन्होंने अपनी औकात दिखाई, जब हमने पूछा आप अपनी औकात दिखा दो, 220 की औकात। ये 220 की औकात बड़ी गंदी औकात है, बड़ी छोटी औकात निकली भाई। उफ़ो, खैर यहाँ पर भी औकात बता दें। तुम लोग वही लोग हो जो चंदा मांगते हो हमसे, झोली फैला फैला के तुम्हारी घरवालियाँ वोट मांगती हैं हमसे। समझे नेताओं, सभी नेताओं के लिए बोल रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं। ये सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के जो तुम सोचते हो कि तुम बहुत बड़ी तोप हो, तो तोपचियों तुम वो भिखारी हो जो हमारे दरवाजे पर आते हो, नाक रगड़ते हो हर 5 साल में कि मालिक माई बाप वोट दे दो। अगर अपने बाप से पैदा हो तो अगले 5 साल में मत आना, अगली बार जब चुनाव हो तो मत आना। ओपन चैलेंज। नितिन जी नमस्ते। देश में नॉन बीजेपी सरकार डिक्लेयर्ड इमरजेंसी का पालन करा रहे केंद्र सरकार, आपको अब सख्त होना पड़ेगा। हेमंत शाह जी ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चुनी हुई सरकार है। सर आई बीइंग इन मुंबई रेजिडेंट आई पर्सनली फील दैट प्रेसिडेंट रूल शुड बी इम्पोज और एल्स सोनिया सेना विल डिस्ट्रॉय मुंबई। शालिनी सिंह जी आपको ये लिखना ही नहीं चाहिए था, बहरहाल आपने लिखा, इसके लिए धन्यवाद। और क्या होगा उसे भी देखेंगे, क्या सिचुएशन बनती है वो भी देखी जाएगी, सब कुछ होगा। आज एक चैनल के मालिक की हालत ये है, उसकी हैसियत ये है कि उससे कहा जा रहा है 10 मिनट के अंदर आ जाओ। दादागिरी देखिए, दादागिरी कौन कर रहा है? विधानसभा। विधानसभा में कौन? वो नेता जो हमारे पैर छूकर, जिनको हमने नेता बना दिया, जिन्होंने हमारे पैर छुए, हमें तरस आ गया, हमने वोट दे दिया, कई बार भीख में दे दिया, चलो मोदी की फोटो लगाकर जीतने वाले लोग। आज मोदी के नाम सुने बड़ा दर्द हो रहा है। कोई अगर मोदी का नाम लेता तो उन्हें कष्ट हो जाता। एक काम करना, सुनो टट्टुओं, भाड़े के टट्टुओं, पेंगुइन के पापा और बेबी पेंगुइन, मुझे भी नोटिस भेज देना और घंटा मैं तुम्हारे नोटिस पे आने वाला नहीं हूँ। सुनो शुद्ध हिंदी में। अतुल पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कोई नहीं होते हो नोटिस भेजने वाले जनता को, जनता तुमको नोटिस भेजेगी। जनता के नौकरों, जनता के गुलामों, हमने तुमको चुना है हमारा काम करने के लिए, समझे? इसके लिए समझ जाओ अच्छी तरह से कि तुम सिर्फ जनता के नौकर हो, हमारे माई बाप नहीं हो, हम तुम्हारे माई बाप हैं। वी आर द टैक्स पेयर्स, वी आर द वोटर्स, और हम तुम्हारे रहनुमा हैं। इसको याद रखना। जितने भी पार्टी वाले हो, सब के लिए बोल रहा हूँ, कोई एक के लिए नहीं। ये गलती कोई दूसरा ना करे। आई लाइक हाउ यू थिंक नितिन जी, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ योर इंडियंस ऑफ अ डीकोलोनाइज माइंड। बिल्कुल अनिता वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वो पावर का इस्तेमाल करेंगे, जो सोचते हैं कि पुलिस का बेजा इस्तेमाल करेंगे, तो कर लो, 4 दिन परेशान कर लोगे, फिर हम कोर्ट चले जाएंगे, हम कोर्ट से ज़मानत ले आएंगे। कोर्ट में तुम्हारे फर्जी केस, झूठी गवाहियाँ, झूठे बनाए हुए केस टिकने वाले नहीं। निशांत छाबड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आवश्यकता इस बात की है कि इनको सिर्फ मैं नहीं, आप भी औकात दिखाएं। मुंबई वाले मत दिखाइएगा क्योंकि मुझे पता है ये लोग बड़े नीच लोग हैं, ये पुलिस को भेज कर आपको परेशान करेंगे। अब हम जैसे को क्या परेशान करेंगे? हमारी सरकारी नौकरी नहीं है, हमारे आगे पीछे ही कोई नहीं है, तो भाई जैसा यहाँ बैठे हैं
ऐसे ही जेल में बैठ लेंगे, हमको कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है, और ज़मानत तो मिल ही जाएगी आज नहीं तो कल, तो उसकी टेंशन नहीं है ना। कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। हम वो वाले लोग नहीं हैं जो कहते नहीं हम कोर्ट पे विश्वास नहीं करेंगे, जो फैसला आ जाता है राम मंदिर का कहते नहीं 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 वो तो गलत फैसला दिया है, हम वो वाले लोग नहीं हैं। ओमी यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, इनको आम जनता को नोटिस देने का अधिकार ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। और रिपब्लिक चैनल चलाने वाला अर्नब गोस्वामी आम जनता है, उस आम जनता को जिसको आपको नोटिस देने का अधिकार नहीं है, जो तुम्हारी माई बाप है। अब तुम मत मानो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुमको नोटिस देने का अधिकार नहीं है, फिर भी तुमने नोटिस दे दिया। कमाल, बहुत बढ़िया। व्हाट इज़ इंडिया बुल, देबू पथरियाल जी, कंपनी है सर इंडिया बुल्स। उसकी भी पोल खोलेंगे। परमवीर सिंह जी का बड़ा उससे रिश्ता नाता है, उस पर भी बात करेंगे, किसी दिन करेंगे। चलिए फिलहाल रिपब्लिक वर्ल्ड की खबर, रिपब्लिक वर्ल्ड के ही हवाले से, और रिपब्लिक वर्ल्ड की ये खबर, महाराष्ट्र असेंबली गिव्स अर्नब 10 मिनट्स टू अपीयर बिफोर असेंबली, रिपब्लिक विल अप्रोच कोर्ट। 10 मिनट में कौन है भाई यार, एक बात समझ में नहीं आती। मैंने मेरा बच्चा छोटा था, वो भी चिल्लाता था मम्मी पॉटी आई, और उसकी भी ऐसा नहीं होता था कि निकल जाएगी जल्दी आओ। मैंने 10 मिनट में, अरे ऐसा क्या हुआ जा रहा है भाई, किसको दस्त लग गए, क्या हुआ है ऐसा कि 10 मिनट में ही आना है? ऐसा कौन सा बड़ा भारी पहाड़ टूट गया है, किसका मर्डर हो गया है, किसको दस्त हो गए कि भाई अगर अभी नहीं किया तो पेंट में ही हो जाएगी? क्या हो रखा है? हद है बेशर्मी की। चलिए साहब, अब मैंने आपसे कहा कि ये न सिर्फ 10 मिनट वाला जो फैक्टर है, जरा इसको सुनिए आप। 10 minutes at 3 p.m. A notice is served to us in our office in Mumbai. It is served at 2:50 p.m. Vendetta crosses all boundaries when the Maharashtra State Assembly demands a personal appearance in 10 minutes. Let the facts be known that a privilege motion has been passed against Arnab. We have already moved the top court of the country, and I'd like to get on the camera now our editor-in-chief Arnab. Arnab, this is vendetta at a different level. This is the state machinery working at a different level, crossing and having utter disregard for law and order. Well, absolutely. I think I will not mince my words here. There is a complete and absolute break. हम अर्नब की बात नहीं सुनेंगे आज, हम अर्नब की बात नहीं सुनेंगे। इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि अर्नब आज पार्टी है और पार्टी की बात हम नहीं सुनते, ठीक है? इसलिए हम अर्नब की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन 10 मिनट में जो बुलाया गया, ये उसी पर चर्चा चल रही है कि 10 मिनट में बुलाया गया, ठीक है? और जो मैंने आपसे बोला कि किस लिए बुलाया गया, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव जो कि सदन से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ होता है, सरकार के खिलाफ भी हो सकता है, सरकार में बैठे व्यक्तियों के खिलाफ भी हो सकता है। ना तो अर्नब सरकार में है, ना सदन में है, ना सरकार से कोई फ़ायदा ले रहा है, ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कहीं से कहीं तक भागीदार है। ऐसे में नोटिस मिलना अपने आप में बड़ा मज़ेदार, अपने आप में बड़ा हास्यास्पद केस है। अजय गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। तो साहब महेश गोडे जी कहते हैं मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ अगले इलेक्शन में शिवसेना 15-16 सीट मिलना मुश्किल है, इतना गुस्सा लोगों में इनके प्रति है। ठीक है शर्मा जी सुन लिया आपकी, मेरी सुन लो। जय श्री राम हो गई खुश, यही करते रहे अपन, जय श्री राम। अच्छा आगे बात नहीं करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि ये नोटिस नहीं दिया जा सकता, क्या सच है? तो चलिए साहब, टॉप लॉयर्स थ्रो वे बिहाइंड अर्नब गोस्वामी फ्यूम ओवर महाराष्ट्र असेंबली, 4th नोटिस, चौथा नोटिस दिया गया साहब, ये चौथा नोटिस। और चौथा नोटिस के बाद क्या स्थिति आती है, वकीलों का क्या कहना, वो सुन लीजिए। टॉप जो लॉयर है, as far as this particular notice is concerned, it's a 10-minute notice. Obviously, even if you had a Hyperloop or a private jet, you wouldn't be landing up at the Maharashtra Speaker's assembly to face the Speaker. In the first place, this notice should not have been served because you're a private person, you're not a member of the House or member of the Assembly. Those kind of privilege motions are against the member of the Assembly because you're a private person, you're not a member of the House or member of the Assembly. If you had a Hyperloop or a private jet, you wouldn't be landing up at the Maharashtra Speaker's assembly to face the Speaker. In the first place, this notice should not have been served because you're a private person, you're not a member of the House or member of the Assembly. Those kind of privilege motions are against the member of the Assembly. Be that as it may, it's too short a notice to... ठीक है साहब, क्लियर है।
ये साहब ये बता रहे हैं कि इस प्रकार के जो विशेषाधिकार हनन हैं वो मेंबर जो होते हैं हाउस के उनके खिलाफ में होते हैं, आम आदमी के खिलाफ नहीं होते। यही बात हमने आपसे कही। अब सवाल ये है, कौन से बच्चे को दस्त लग गए थे जो ज़ोर से चिल्लाया? कौन से बच्चे को दस्त लगे थे भाई कि 10 मिनट में आ जाओ? ऐसी हरकतें ना कीजिए कि आप लोगों को इतनी बुरी तरह से हमको रोस्ट करना पड़े, इतनी बुरी तरह से आपको ट्रोल करना पड़े। ऐसा मत कीजिए। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की हालत है महाराष्ट्र में। और अर्नब, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हम आपसे पूरी ताकत के साथ कहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और ये कितने मुकदमे कर लें, एक अर्नब के ऊपर ये करेंगे, देश के अंदर हर बार 1000 अर्नब पैदा हो जाते हैं। वो छोटा बच्चा याद है जिसने मिमिक्री करी थी, याद है जिसने आपकी एक्टिंग करी थी? सोचिए, एक अर्नब से कितने अर्नब पैदा हो गए। इनको करने दीजिए जितना करना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसी थी वैसी ही रहेगी। आप कुचलने का भरसक प्रयास करें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो बेबी पेंगुइन को यदि प्रॉब्लम हो रही है, बेबी पेंगुइन को दस्त लग रहे हैं, तो बात एक अलग है। लोग कह रहे हैं बेबी पेंगुइन को दस्त लग रहे हैं, कमेंट में बहुत सारे लोगों का कहना है। तो चलिए, ये तो हालत है जो असलियत में, जो असल हाल है उसमें आपने देखा कि क्या हो रहा है देश के अंदर। अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार से दबाई जा रही है और अर्नब के जो एक स्वतंत्र पत्रकार है, एक स्वतंत्र अपना चैनल चलाता है, उसके प्रति किस प्रकार से द्वेषपूर्ण, एब्सोल्यूट द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। अविनाश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पत्रकारिता के सम्मान की बात करते हैं। सम्मान बहुत मिलता है हमको भी, कईयों जगह लोग बोलते हैं आप आ जाइए, सम्मान है, तमाम जगह सम्मान मिलता है। आप लोगों की मेहरबानी से मिलते रहते हैं, कुछ लोगों को और भी मिलते हैं। सम्मान भी लिए लोगों ने, सम्मान मिला है। इनको तो पहचानते ही होंगे, अरफा खानम शेरवानी, इनको सम्मान मिला तो इन्होंने सम्मान। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको कहीं सम्मान मिले, कहीं स्टेज पे सम्मान मिले तो आप क्या बोलोगे? ये मुझे किसकी वजह से मिला है, ये मैं किसको डेडिकेट करता हूँ, क्या बोलेंगे आप? चलिए जल्दी से मेरे को जवाब दे दीजिए। कोई लोग बोलेंगे मैं अपने पिता को डेडिकेट करता हूँ, कोई बोलेगा मेरी माता को करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं अपनी पत्नी को करता हूँ। अलग अलग आदमी अलग अलग चीज़ बोलेगा। यही बोलेंगे आप लोग? मेरे ख्याल से इसके अलावा तो कुछ नहीं बोलेंगे। शायद कोई बोलेगा मैं अपने गुरु को करता हूँ, है ना, यही सब होगा। माँ को, ठीक है, देखिए मैंने कहा था ना माँ आ जाएगा। लेकिन ये आपकी सोच है। लेकिन जब जिहादी सोच को जब कुछ मिलता है तब किसको डेडिकेट होता है? ज़रा वो सोच सुनिए, ज़रा सामने देखिए। आई डेडिकेट माई अवार्ड टू द पीपल ऑफ कश्मीर एंड द वुमन ऑफ शाहीन बाग who have been the single largest influence on my journalism this year. Here is my acceptance speech. Very good. यानी कश्मीर के पत्थरबाजों को और शाहीन बाग के दंगाइयों को, 2 लोगों को इन्होंने अपना अवार्ड डेडिकेट किया। ठीक है जी, आप में ये दम है, आप ऐसा कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? अगर आपको अवार्ड मिल जाए तो आप कहेंगे हमने साध्वी प्रज्ञा को डेडिकेट किया? आप कहेंगे हमने जो है कर्नल पुरोहित को डेडिकेट किया? आप नहीं कह पाएंगे। आप सबके जवाब आ गए, माँ माँ माँ, बीवी माँ, ख़त्म। ये फ़र्क है उनमें और आप में, उनकी सोच में और आपकी सोच में। सर प्रणाम, वीर सिंह को रूल ऑफ लॉ पता नहीं है, ये किस चीज़ का डर नहीं है और महा गवर्नमेंट पागल हो गई है। जी मिथुन जी, धन्यवाद। तो खैर, धोती कुर्ता को बदनाम मत करो यार शेरवानी के साथ, है ना। तो ये शेरवानी दूसरे वाले शेरवानी। अब इनको जो अवार्ड मिला, जरा उस अवार्ड पर चलते हैं। ये वो अवार्ड है जिसको लेकर इनको श्रीनिवासन जैन जो एनडीटीवी के मालिक हैं, इन्होंने बधाई दी है। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। हमने कहा अवार्ड है, हम भी देख लें ज़रा इस अवार्ड को। हम इस अवार्ड को ढूंढने गए, चमेली देवी जैन अवार्ड इनको मिला फॉर वुमेन जर्नलिज्म मीडिया पर्सन। अब ये अवार्ड को किसी ने नाम तो सुना नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको ढूंढा। तो अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया 1980 में और उसको चलाने वाली संस्था है द मीडिया फाउंडेशन। हमने कहा मीडिया फाउंडेशन को कहाँ ढूंढा, द मीडिया फाउंडेशन मिल गया साहब, द मीडिया फाउंडेशन, TMF, उन्हीं की वेबसाइट दिखा रहा हूँ। इनका हेड ऑफिस है लाहौर में। जब लाहौर से जब मिलता है ना, लाहौर से जब मिलता है तब क्या होता है मालूम आपको? जब इनाम जब लाहौर से मिलता है तो ऐसी न्यूज़ आती हैं। ये न्यूज़ जो छापी गई, इस प्रकार की न्यूज़ तब आती है, अपकमिंग मुगल म्यूजियम आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज, मिलिटेंट हिंदुइज्म मोस्ट बिलवेड सिंबल ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। तब ऐसी न्यूज़ बनकर आती है जब पाकिस्तान से जब अवार्ड चलते हैं। और वो जब पाकिस्तान से जब अवार्ड चलते हैं तो वो डेडिकेट भी
शाहीन बाग के दंगाइयों को किए जाते हैं, कश्मीर के पत्थरबाज और आतंकवादियों को किए जाते हैं, बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट को किए जाते हैं। वाह अरफा जी वाह, गजब गजब, क्या नेशनलिज्म है। फिर आप लोग कहते हैं कि आप पर शक क्यों करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि आप पर उंगलियां क्यों उठती हैं। कभी अपने अंदर झांक कर देखो, आईने में कभी खड़े होते हो, अपने आप को देखते हो आईने में, खुद से पूछो। मुझे यकीन है अरफा जी कि आप इस समय ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों का बहुत प्यारा हूँ और आप लोग भी मेरे बहुत प्यारे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है। चमेली देवी अवार्ड, नहीं, चमेली देवी जी अपने आप में एक अलग हस्ती थी, इसलिए चमेली देवी जी के ऊपर हम कोई मजाक ना करें। उनके नाम का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, है ना। तो शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, और उनके बारे में भी हम कभी बताएंगे। तो दुरुपयोग करने में ये लोग नंबर 1 है। और दुरुपयोग की पराकाष्ठा देखिए कि अवार्ड भी किसको जाता है, डेडिकेट किया जाता है। लेकिन अब इनकी स्पीच है, अरफा जी अगर मैंने आपकी स्पीच नहीं सुनाई तो आपके साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए तो आपने अवार्ड लिया है। तो मैं अपने दर्शकों को आपकी स्पीच भी सुना देता हूँ, आप खुश रहिए, आप तसल्ली कीजिए। तो इस घुटन भरे, अंधेरे, खौफनाक माहौल में कैसे कोई पत्रकार अपना काम करेगा? क्या भारत में पत्रकारिता की मौत नजदीक है? मैं कहती हूँ यही तो वक्त है जब हम पत्रकारिता की वो किताब, वो पवित्र किताब फिर से उठाएं, जिसके हर पन्ने पर ये जड़ा हुआ है कि हम और हमारा काम कितना जरूरी है। सुभान अल्लाह, पत्रकारिता की पवित्र किताब, उफ, ये रही पत्रकारिता की पवित्र किताब जो कहती है छत्रपति शिवाजी महाराज, मिलिटेंट हिंदुइज्म द मोस्ट बिलवेड हिंदू नेशनल सिंबल, नेशनलिज्म, हिंदू नेशनलिज्म, सिंबल ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। मिलिटेंट बताया जा रहा है साहब, हिंदुइज्म को मिलिटेंट बताया जा रहा है। वाह, पवित्र किताब की बातें हो रही हैं। ओ हो, गजब गजब साहब, गजब। ऐसे इतने समझदार लोग तो मैंने आज तक देखे ही नहीं। जिसको समस्या हो रही है, मैंने कहा ना, आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आईना देखिए, है ना। अभी रुक जाइएगा मत, जितने मुल्ला मौलाना आ गए हो रुक जाइएगा, आपके लिए कुछ बहुत खास चीज़ लेकर आया हूँ, जाइएगा मत। अब आप आए हैं तो आपकी थोड़ी सी खिदमत करना तो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे वो फ़र्ज़ तो अदा कर लेने दीजिए। मैं बिना खिदमत की कभी जाने नहीं देता हूँ, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे सुन लेते हैं इन्होंने क्या क्या कहा। यह हमारे पेशे का महत्व और जरूरत ही तो है कि सत्ता अपनी पूरी ताकत और अहंकार के साथ हमारी आवाज कुचल देना चाहती है। यही वो जरूरत है जो मेरे जैसे पत्रकारों को कंप्लीट ब्लैकआउट के बावजूद सरकार की मर्जी के खिलाफ हर खौफ और खतरे की परवाह किए बिना कश्मीर ले जाती है, और मैं भारत के संविधान और नागरिक अधिकारों की लाइव हत्या अपने कैमरे में कैद कर पाती हूँ। यही वो जिम्मेदारी है जो... आरफा खानम जी, आपने कहा लाइव हत्या आप कैमरे में कैद कर पाती हैं। संबित मार्था जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कल ये ना कहिएगा कि सरकार ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है, क्योंकि ये मुकदमा तो हम करेंगे, हमारे जो तमाम सारे दर्शक हैं वो करेंगे। अब आप इसे साबित कीजिए कि आपके सामने हत्या हुई है। आप हत्या समझती हैं क्या होता है? प्री मेडिटेटेड अटेम्प्ट टू किल समवन एंड एग्जीक्यूटेड वेल, वो होता है हत्या। ठीक है, अब आपने कहा है तो ये अब आप कोर्ट में साबित कीजिएगा, राइट। आपको शौक तो बड़ा अच्छा है बोलने का, आप बोलती बहुत अच्छा है। आपने कहा सरकारें दबा रही हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को चल रही है। हम समझते हैं आप ये सब कुछ उद्धव ठाकरे के लिए ही बोल रही हैं, क्योंकि वहीं ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, और तो कहीं ऐसा हो नहीं रहा। तो बहुत अच्छी तरह से हम समझते हैं कि आपने उद्धव ठाकरे जी के लिए ऐसा कहा, आपको उनके लिए ऐसा इतने कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और बेबी पेंगुइन के लिए भी नहीं करने चाहिए, गलत बात है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनकी थोड़ी सी और बात सुन लेते हैं। सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछना जरूरी है, ताकत के नशे में मदमस्त ना जरूरी है। सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछना। अरफा जी, सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल आपने कब पूछा? राज्यसभा टीवी में थी आप, हम पूछें क्या? बताएं क्या अपने दर्शकों को? फिर आप बोलेंगे कि गलत बात हो गई, फिर वो फेमिनिज्म वाला आप लोग लेकर आ जाओगे, देखो एक औरत के लिए ऐसा बोल दिया। आज आपने कौन सी सत्ता की आंख में आंख डाल ली? जब आप ही के एक भाई अर्नब गोस्वामी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिलता, तब आपने क्या कर लिया? तब भी आपने कुछ नहीं किया। तो झूठ ना बोलिए,
हम समझते हैं ये अवार्डबाजी जो है, हम सब समझते हैं कैसे मिलते हैं। जरूरी है ताकत के नशे में मदमस्त निरंकुश होते शासकों को उनका राजधर्म याद दिलाना। जरूरी है नफरत और बदले की भावना के गहरे कुएं में धकेल दी गई एक पूरी पीढ़ी को आवाज लगाना और याद दिलाना कि ये लोकतंत्र हमने कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत से अर्जित किया है। इस लोकतंत्र की इमारत को खड़ा करने में हमारा खून पसीना लगा है, जो स्वतंत्र पत्रकार का समर्थन करते हैं। और इसका एक खास उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि किस तरह से इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे दर्शक हमारा समर्थन करते हैं कि YouTube के कमेंट सेक्शन में नीचे कई बार मैंने दर्शकों को देखा, उन्होंने कहा कि 200 रुपया महीना हम आपको देते हैं, असम के हमारे फला इलाके से आपने खबर अभी तक कवर क्यों नहीं की है, या छत्तीसगढ़ के आदिवासी बिल्कुल इलाके की एक महिला, एक लड़की लिखती है कि मैं अपने पॉकेट मनी से 100 रुपए आपको हर महीने पे करती हूँ, मेरी खबर अभी तक क्यों नहीं चली है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे पाठकों और दर्शकों के प्रति है। क्या बात है, क्या बात है। 200 रुपये किसी ने दिए, 100 रुपये किसी ने दिए, इसलिए हमारी जवाबदारी हमारे दर्शकों और पाठकों के लिए 100 और 200 रुपये में न्यूज़ चलाते हैं ये लोग। नहीं, दर्शक तो मेरे भी हैं, कंट्रीब्यूट तो वो भी करते हैं, ठीक है, आपके बराबर नहीं करते, लेकिन ऐसा तो नहीं होता हमारे यहाँ कि हम दर्शकों के हिसाब से न्यूज़ चलाने लगे, 100 रुपये और 200 रुपये में न्यूज़ चलाने लगे। न्यूज़ तो हम वही चलाते जो हमको चलानी होती है। तो सोचिए ज़रा, इन लोगों ने तब क्या किया होगा जब इनके पास में ज़्यादा मोटा पैसा आता होगा। मनीष अग्रवाल जी कहते हैं, प्रणाम सर, लोगों का क्या इलाज है, सरकार इन जैसों को क्यों नहीं बैन क्यों नहीं कर देती फेक न्यूज़। सर करने दीजिए, तभी तो एक्सपोज होंगे। अब इनको बैन करवा देंगे तो हम लोग क्या क्या करेंगे सर लाइव में आके। तो अभी 220 की औकात देखी, कल 220 की दिखाई थी औकात, आज वो 20 रुपये गिर के 200 पे आ गई है और 100 रुपये पे भी आ गई है। आई बैक टू डिफर है सर। जिस प्रकार असम में बोल्ड फैसला लेते हुए मदरसा अनुदान बंद किया, बधाई के पात्र हैं, यही राज्यों में लागू होना। जी विप्लव चक्रवर्ती जी, बिल्कुल। तो ये जो औकात जो है बड़ी गंदी चीज़ है यार। क्यों आप लोग क्यों भिड़ गए थे? आप लोगों को पता नहीं था कि नितिन शुक्ला बैठा है इधर, अगर एक शब्द हम उसको दे देंगे तो वो उस एक शब्द में हमारी ऐसी तैसी मार लेगा। औकात पूछा, तुम अपने अपने डालो, बिल डालो, किसी ने नहीं डाले, डाला तो 220 की औकात निकली। आज फिर औकात ढूंढा तो 200 और 100 रुपये की रह गई। अरे यार, ये औकात बहुत छोटी चीज़ है, समझ में आ रहा औकात वालों? ज़बान से शब्द निकालने से पहले 1000 बार सोचना, 1000 बार सोचना। साल भर मारूंगा इसी औकात पर, साल भर पटक पटक कर मारूंगा इसी औकात पर, और साल भर बताऊंगा कि तुम अभी तो 100 रुपये की है, 1 रुपये की भी औकात नहीं छोड़ूंगा, 2 कौड़ी की औकात नहीं छोड़ूंगा। इसको भी याद रखना। डेनिस सिंह कहते हैं, व्हाई डज गवर्नमेंट डोंट टेक एक्शन अगेंस्ट देम, देयर आर मेनी मेनी इश्यूज। चलिए साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनसे थोड़ा सा आगे चले। आपको अवार्ड भी बता दिया, कैसे मिला, कहाँ से मिला, वो भी बता दिया, है ना। अब जिन्होंने बोला अभिव्यक्ति की आज़ादी, आंखों में आंखें डाल के सरकार से हम बात करते हैं, ज़रा देख लें इनकी असलियत क्या है। चलिए आ जाइए, आंखों में आंखें हम भी डाल लेते हैं आपके। अरब मुसलमान है, तो एक आदमी 4 काफिरों पे मेहनत कर ले तो ये थोड़े दिनों में सारे क्या हो जाएंगे? मुसलमान। ये उनका एक तरगीब देने का तरीका था। मैंने सोचा कि एक आदमी 4 काफिरों पर मेहनत करे, काफिर सुनेगा नहीं बात, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना ये 1 अरब 4 अरब हो जाए, और वो जो 4 अरब थे वो उतने के उतने ही रहे। यानी हम अपना ग्रोथ रेशो 4 गुना, जो हजरात ने मेरी बात को मुकम्मल करें, हम अपना जो ग्रोथ रेशो है वो 4 गुना बढ़ा दें। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हवा, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अगर किसी के 4 बच्चे एक बीवी से हो रहे हैं तो 4 से कितने हो जाएंगे? 16। ये नुस्खा बड़ा जबरदस्त है। 5 अरब अब साहब, बड़ा गज़ब का नुस्खा है आप लोगों के पास, गज़ब का। कभी इस पर भी एक आध कोई वीडियो बना दीजिए, कोई आर्टिकल लिख दीजिए। अरफा जी, लिखते नहीं हो आप लोग, बड़ी दिक्कत है।
अपर्णा पारिक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। विक्रम राजदान जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। कहते हैं कश्मीरी हिंदूज़ की बटालियन आर्मी एंड पुलिस में होनी चाहिए, हाउ कैन दिस बी डन? इट इज़ बीइंग डन, डोंट वरी सर, इट इज़ ऑलरेडी बीइंग डन, है ना, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, शब्द आपके अच्छे नहीं हैं, बोल रहे बेवकूफ़ी है। तो वो तो मोहिउद्दीन जी भी उस दिन बता रहे थे, वो कौन से वाले भाई साहब थे जो कह रहे थे कि अभी हम हो जाएंगे आपसे 40 करोड़ हो जाएंगे? कौन थे वो? कौन बता रहे थे भाई साहब? 4 बच्चे पैदा करेंगे, 6 करेंगे, हमारी आबादी बढ़ा लेंगे, इसी लाइफ पे कह रहे थे वाले भाई साहब। तो वो जो कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे, क्योंकि उनके मौलाना उनको स्टेज से ऐसा समझाते हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे थे, वो कोई गलत नहीं कह रहे, ठीक है ना। फिर भी अभी भी यदि आपको तसल्ली नहीं तो मैं एक वीडियो और छोटा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा इस वीडियो को भी देखें। तलाक याफ्ता में एक फायदा ये है कि वो कंप्रोमाइज करने में ज्यादा आपके साथ कंप्रोमाइज करेगी। देखिए अभी तो बात हो रही थी कितनी शादी करनी है, 4 करनी है, अब कैसे कैसे करनी है देख लीजिए। क्योंकि उसको एक दफा तलाक का धक्का लग चुका है, वो कहेगी यार अब गुजारा चलाओ, गलतियां दोबारा ना करो। कुंवारी के नखरे बहुत होते हैं, उसको पूरा अपने हिसाब से ढालने में टाइम लगता है। तो जिसने एक सुभान अल्लाह, कुंवारी के नखरे बहुत होते हैं, क्या बात, क्या बात, क्या बात। नहीं है ठीक है वो कंवारी से कर ले, लेकिन अगर 4 का प्रोग्राम है तलाक क्या हो, कोई फर्क नहीं। सिर्फ लोग ताने देते हैं, माएँ ताना देंगी मेरा बेटा तू हमारी मिट्टी को खाक में मिला दिया, सिर्फ यही होगा। बाकी भाई माएँ ताना देंगी, माँ की मत सुनो, जिसके पेट से पैदा हो, जिसकी कोख से पैदा हो, जिसने 9 महीने तुमको पेट में रखा, उसकी मत सुनो, इनकी सुनो। भाई तुम पेट में लेकर चले थे क्या? चलिए आगे सुनते हैं। बहुत सारी अल्लाह ने क्वालिटी तलाक याफ्ता औरतों में ज्यादा रखी है, मिचोर होती हैं वो। नबी को अल्लाह ने क्या मिचोर होती है, मैच्योर नहीं होती, मिचोर होती हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फरमाया कि हम आपका निकाह कराएंगे कंवारियों से भी, तलाक याफ्ता औरतों से भी। तो नेमत के तौर पे अल्लाह बयान कर रहे हैं कि नबी हम आपकी बेवा और तलाक याफ्ताओं से भी शादी कराएंगे। इसमें उलमा ने लिखा ये कौन सी नेमत है? फरमाया इसलिए कि वो मिचोर है, वो आपकी मेंटल अप्रोच के करीब है, आप उससे अपने गम शेयर कर सकते हो, बातें कर सकते हो उसके साथ बैठ के। किसी ने पूछा कि ये एक्स शो चल रहा है क्या? नहीं भाई साहब, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, अभी आने वाला है, रुको 2 मिनट रुको, अभी आपको मतलब मालूम चलेगा कौन सा शो चल रहा है। बाकी कंवारी से भी निकाह की शरीयत में तरगीब है, उसके अलग फायदे हैं। तो 4 इसीलिए तो हैं। 3 तलाक याफ्ता से कर लो, शुरू में 3 बेवा, लास्ट वाली मैं कंवारी से कराऊंगा आपकी, मेरा वादा है। जो सुभान अल्लाह, हमको तो पता ही नहीं था, ये चलता फिरता मैरिज ब्यूरो भी है, ऐसा भी होता है। 3 कर लो और चौथी कुंवारी से मैं कराऊंगा। गजब साहब, गजब। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी रुकिए, जाइए मत, आगे सुन लीजिए। आज आपका पूरा ब्रह्म ज्ञान आज आपको यहाँ से देकर जाने वाला हूँ मैं। जो 3 बेवा औरतों से शादी करेगा, चौथी शादी उसकी मेरे जिम्मे, अगर मैंने कंवारी से ना कराई तो मेरा नाम कंवारी से ना कराई। कंवारी कितने साल की होगी ये भी सुन लो जरा, बदल देना आप, ये मैं वादा कर रहा हूं। 3 शादियां जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, चौथी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे है। 16 साल की लड़की नहीं मिले 2 8 साल की, वरना 4 साल की। सुभान अल्लाह, एक बार और सुन लें जरा। 2 8 साल की, वरना 4 साल की। अब इस गधे को जरा सुने जरा, मने हद हो गई, 4 साल की। किसी ने पूछा था कौन सा शो चल रहा है, समझ में आ गया कौन सा शो चल रहा है? बेटे अपनी बच्ची को इधर उधर भेज मत देना, 4 साल की भी सुरक्षित नहीं है, इसको याद रखना, ना तो निकाह हो जाएगा, बाद में तुम कहोगे किधर गए, मेरी बच्ची किधर गई, है ना। मैं यहाँ कौन सा शो चलाने आता हूँ? मैं यहाँ तुम्हारी आंखें खोलने का शो चलाने आता हूँ। खोलनी है तो खोलो, ना तो आंख बंद करके पड़े रहो। मेरा क्या जाने वाला है, मेरा थोड़ी कुछ जाने वाला है, जाना तुम्हारा है, हमारा नहीं। 4 साल की 4, गजब, क्या सोच है, क्या कमाल की सोच है। यहाँ तो 20 साल की भी कोई आती है तो हमको उसमें बच्ची नजर आती है। ये तो हमारी सोच गड़बड़ है, या फिर इनकी सोच बहुत ज़्यादा कुंठित है, बहुत घटिया है। चलिए, वो चले गए होंगे जो लोग आए थे,
मैंने कहा था भाई साहब रुक जाना, मैं आपकी खिदमत करूंगा, तो मैंने पहले ही बताया था मैं आपकी खिदमत करूंगा। सर मैं डायरेक्टली नहीं करता, मैं आप ही के लोगों से आपकी खिदमत कराता हूँ। आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए ना, आपका ही अपना आदमी है जो आपकी खिदमत कर रहा है, मैं क्या करूँ, है ना? ये चीज़ें लगातार बार बार आती रहती हैं, आप थोड़ा संभल कर चलिए। बच्चे भी अब सुरक्षित नहीं है, अब 4 साल का बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों दिखा रहा हूँ? इसका पर्पज़ ये नहीं मुझे इनका मजाक उड़ाना है ना, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। इन्हें जो करना है करें, हमें क्या करना है वो हमको सोचना है। आज हमें एक चीज़ मालूम चल गई कि 4 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं, 4 साल का बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। अब मतलब 4 साल और 5 साल और 6 साल के बच्चे को पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हम तो सोचते 15-16 साल की बच्ची भी बच्ची है, हमारे लिए तो 20 साल की बच्ची भी बच्ची है। हम तो उसको भी नवरात्रों में माता बांध के पूजते हैं। लेकिन साहब पूरी दुनिया ऐसी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आंखें खोल रहा हूँ। आप अपनी आंखें खोलें और टुडे दिल्ली हाई कोर्ट ऑकवर्ड फाइंडिंग हिंदू माइनर गर्ल एज 14 अंडर पॉवर्टी कैन बी मैरिड अंडर इस्लाम। विश्वनाथ चटर्जी। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, ये पाकिस्तान में हुआ है भाई साहब, भारत में संभव नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो इसको पलटने के लिए मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से पूरी गारंटी देता हूँ, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। और अगर इसको नहीं पलटा तो हम सड़कों पे वो आंदोलन करेंगे जो इतिहास में हुआ नहीं होगा, अगर ऐसा भारत में हुआ है तो। इसको याद रखिएगा। अभिज्ञात पांडे जी कहते हैं, सर देयर इज वन जिहादी इन माय ऑर्गेनाइजेशन, ही टॉक्स ओनली इडियोटिक थिंग्स, अनएबल टू डू एनीथिंग, ही इज़ माय सीनियर, बाय द वे लॉट्स ऑफ लव। बहुत बहुत धन्यवाद अभिज्ञात जी। उस गधे को इंसान बनाइए, जानवर को इंसान बनाइए, बहुत आवश्यक है। नरेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। ये चीज़ें आपके देश में चल रही हैं, आपके सामने चल रही हैं। अब दुनिया भर की बातें ऑप्रेस हो रहे हैं, ये ऑप्रेस हो रहे हैं। अभी क्या बोला था उन्होंने? ऑप्रेस्ड हैं। विक्टिम कार्ड, 4 साल की बच्ची, ऑपरेशन है जी, इसलिए 4 साल की 4 करनी पड़ेंगी। वी आर ऑप्रेस्ड, दैट इज वाई, सिंपल। हमको खुश होने का तो हक है कि नहीं है, कि अब खुश भी नहीं होने दोगे आप, इसलिए 4 साल की 4। ठीक, खुश? चलो समझिए ज़रा, आप समझिए। लेकिन जहाँ ऑपरेशन हो रहा है उसके बारे में तो इनके मुंह से ज़बान ही नहीं निकलती, इनकी ऐसी की तैसी हो जाती है, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और वो ऑपरेशन कहाँ हो रहा है अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से इस खबर को दिखा रहा हूँ। हाउ जिंगजियांग्स गुलाग टीयर्स फैमिलीज अपार्ट। क्या हुआ साहब इसमें? सो मेनी पेरेंट्स हैव बीन लॉक्ड अप दैट ऑफिशियल स्ट्रगल टू कोप विद द लेफ्ट बिहाइंड चिल्ड्रन। इतने लोगों को जेल भेज दिया गया कि बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है प्रशासन के लिए। ये चाइना में हो रहा है, जिंगजियांग में। क्या हुआ? होता क्या है यार, यहाँ ये होता है कि बच्चों को हर फ्राइडे को वो बुलाते हैं, टीचर्स बुलाते हैं, और फ्राइडे को बुलाने के बाद उनसे पूछते हैं, सप्ताह में एक दिन उन्होंने रखा हुआ, बच्चों से पूछते हैं बच्चे घर में क्या क्या होता है। और यदि बच्चे ने बता दिया कि घर में कुरान पढ़ी जाती है, घर में इस्लाम की बातें होती हैं, जयेश जी धन्यवाद, तो उसके माँ बाप को उठाकर डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। आप क्या बात कर रहे हो? देश में यहाँ भारत के अंदर कैंप लगाकर दंगों की प्लानिंग होती है 2-3 महीने तक, और कोर्ट के संरक्षण में होती है। कोर्ट भी कहता है इनको मत हटाना, ठीक है, और उसके बाद दंगे किए जाते हैं। ये भारत में होता है। और वहां घर के अंदर 4 दीवारी में क्या हो रहा है वो बच्चे से पूछा जाता है जब बच्चा स्कूल आता है। और जैसे ही बच्चा बोलता है कि मेरे घर के अंदर कुरान पढ़ी जाती है, मेरे घर के अंदर इस्लाम का पालन होता है, वैसे ही माँ बाप को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया जाता है कि जाओ अपने दिमाग को क्लेंस करके आओ। ये चाइना में हो रहा है। इसकी बात कोई नहीं करेगा। इसकी बात करने में अरफा खानम शेरवानी जी को पसीना आ जाता है, बहुत सारे लोगों को दस्त लग जाते हैं, ये बात नहीं कर पाएंगे। ऑपरेशन है तो 4-4 साल की 4 वो बच्चियां भाई चाइना में भी अकेली रह गई हैं, आप ही वाली हैं। आप देख लो, उधर भी थोड़ी मदद कर दो, है ना। चाइना में ज़्यादा आवश्यकता है। इन सारे मौलवियों को उठाकर चाइना भेज देना चाहिए। सारे जो इस तरह की बातें करते हैं सबको चाइना भेज देना चाहिए, अपने आप इनको समझ में आ जाएगी। सारी बातें भारत के अंदर होंगी, ऑप्रेस्ड हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती तो सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। चलिए, चाइना के आगे इनके घुटने टिक जाते हैं, चाइना से बात नहीं कर पाते। बहरहाल
लेकिन फिर वही वाली बात, हम क्या बोले, हमारी तो औकात ही नहीं है। भक्तगणों, तुम्हारी क्या औकात? औकात है खरीदने की? तनिष्क खरीदोगे? औकात है? बॉयकॉट करोगे? औकात है? भक्तों के पास तो पैसा नहीं है, भक्त क्या कर लेंगे? भक्त कुछ नहीं कर सकते। औकात है? औकात नहीं है। औकात 220, 200 और 100 वालों की है, 1 रुपये वालों की है, 2 कौड़ी के लोगों की औकात है। अगर औकात नहीं है तो आपकी और हमारी औकात नहीं है। चलिए, अब इस औकात का जवाब एक बार और दे देता हूँ। चीन को महंगी पड़ रही है भारत से दुश्मनी, स्मार्टफोन बाजार में शाओमी से छिना नंबर 1 का ताज। नंबर 1 के ताज से बाहर आ गया शाओमी, अब भारत के अंदर नंबर 1 नहीं रहा। शाओमी यानी कि MI के फ़ोन अब भारत में नंबर 1 नहीं रहे। भक्तगणों, आपने बहुत बुरा मारा है चाइना को। यहाँ बैठे बैठे आपने जो मारा है, क्या बैठे बैठे मारा है, पूरी चाइना की इकोनॉमी चरमरा गई है। चाइना के प्रोडक्ट्स कोई खरीद नहीं रहा है, इंपोर्टर ला नहीं रहा है। और अब आलम ये हो गया कि लोग फ़ोन भी नहीं खरीद रहे। नरेश जी धन्यवाद। लोग फ़ोन भी चाइना का अब खरीदने को तैयार नहीं। चाइना के सभी प्रोडक्ट्स का ज़बरदस्त बहिष्कार पूरे मार्केट में चल रहा है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, आपके लिए गोल्डन चांस है। मसाजर तक भारत में नहीं बनता, बाहर से आता है। कुछ नहीं, एक मोटर है और उसमें एक वेट का वो होता है, जो कि 1 साइडेड बैलेंस्ड होता है, बैलेंस नहीं होता, वो अनबैलेंस्ड होता है। बस आपको एक मोटर को अनबैलेंस करना है, वो मसाजर बन जाता है। वो चाइना से आ रहे थे, अब बंद हो गए, अब कोई नहीं ला रहा, कोई खरीद भी नहीं रहा। चाइना के मोबाइल लोगों ने खरीदने बंद कर दिए। शाओमी जैसी कंपनी धड़ाम से औंधे मुंह गिरी पड़ी है। चाइना की सारी कंपनीज का हाल इतना बुरा है कि लोगों को पैसे देने को नहीं है। अगर यही हाल रहा तो बुरा ना मानिएगा। रशिया में जब यह हाल हुआ था तो रशियन लड़कियां यहाँ वैश्यावृत्ति करने आती थी भारत में, ताकि पेट पाल सके। तो बहुत दूर नहीं है वो दिन जब चाइना के साथ भी ऐसा हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि किसी भी औरत को ऐसा करना पड़े, पर मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जो मेरे देश का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और उसका जितना बुरा मैं सोच सकता हूँगा उतना बुरा मैं सोचने का मुझे अधिकार है। गुरुजी गुरुदेव सॉरी फॉर कमिंग लेट। पतंजलि योगी जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चीन का अब सामान जो बहिष्कार हो रहा है, जो लोग कह रहे थे अरे ये क्या, इनकी क्या औकात, भक्तगण क्या औकात है इनकी, अरे फ़ोन ले ही नहीं सकते, इनकी जेब में पैसा नहीं है। औकात बता दी हमने, औकात बता दी हमने चाइना को, औकात बता दी हमने शाओमी को, उखाड़ कर फेंक दिया शाओमी को। और अब हमने नया किसको चुना? हमने सैमसंग को चुना। नया लीडर भारत में सैमसंग है, ठीक है। और सिर्फ भारत में नहीं है, ग्लोबल मार्केट में भी हुआवे चलता था नंबर 1 पर, उसको भी मात दे दी गई। यानी सिर्फ भारत में लोग गुस्सा नहीं चाइनीज़ वायरस से, लोग विदेशों में भी चाइनीज़ वायरस से उतना ही गुस्सा है। वरुण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। उतना ही गुस्सा है जितना भारत में। और इसलिए चाइना के प्रोडक्ट को पूरे विश्व ने खरीदना बंद कर दिया है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि वो दिन दूर नहीं जब वहाँ खाने के लिए लोग वैश्यावृत्ति करवाएंगे, करेंगे। ये चाइनीज़ वायरस जो चाइना ने छोड़ा था, ये बहुत टैक्टिकली छोड़ा गया। अमेरिका में एक पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि अमेरिका में जो वर्तमान शासन है उसने आंकड़ों के आधार पर नौकरी सबसे ज़्यादा दी, सब कुछ था। अब इसको रोका नहीं जा सकता कि किसी भी प्रकार से। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए एक ऐसा वायरस बनाया गया जिससे कि पूरा लॉकडाउन हो जाए, सबकी नौकरियां छिन जाएं, और वो करने में कामयाब हुए। और अब जब वो जो सत्ताधारी है, जब वो आएगा, जब वो भाषण देगा, तो क्या भाषण देगा? अभी तक तो ये भाषण दे रहा था कि मैंने इतने करोड़ नौकरियां दी हैं। अब वो क्या भाषण देगा? अभी तक तो ये कह रहा था मैंने इकोनॉमी को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। अब वो क्या भाषण देगा? ये पूरा जो चाइनीज़ वायरस जो फैलाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस के चुनाव के लिए फैलाया गया कि यूएस के चुनाव में ट्रंप को हटाकर बाइडेन को कैसे लाया जाए। ये पूरा उसी के हिसाब से। नमस्ते नितिन जी फ्रॉम नीदरलैंड्स, आई एम इंजीनियर एंड वर्क ऑन 5G। आई वुड लाइक टू कॉल यू सम टाइम एंड टॉक अबाउट चाइना एंड इट्स रोड मैप। लव योर वर्क एंड यू स्पीक लाइक माई फैमिली मेम्बर। थैंक यू सो मच शिशिर शुक्ला जी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सुबह 8 से 10 के बीच में कभी भी फ़ोन कीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। यदि आपके यहाँ से टाइम जोन ज़्यादा इधर उधर हो रहा है तो कभी भी कर सकते हैं आप। MP सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला साहब कंट्रीब्यूशन के लिए। सो जो पूरा का पूरा प्रपंच था, वो प्रपंच ये था, लेफ्ट पार्टी को वहाँ जिताना था। लेफ्ट पार्टी को जिताने के लिए जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को हम ख़त्म नहीं कर सकते, उन्हें मोड़ नहीं सकते, उन्हें तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ट्रंप बैठा हुआ है। तब क्या करें? तब ऐसी स्थिति ले आओ कि अपने आप पूरा कारोबार बंद हो जाए, पूरा कारोबार ठप हो जाए, नौकरियां लोगों की चली जाएं,
सरकार के पास कहने के लिए आंकड़े बचेंगे ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। और ये सब कुछ ठीक चुनाव से 9 महीने पहले किया जाता है। जैसा बच्चा पैदा होता ना 9 महीने में, पूरा 9 महीने उन्हें पता था ये लॉकडाउन होगा। इसके बाद BLM के दंगे करवाना, अंदर ही अंदर दंगे करवाना अमेरिका के अंदर, ये सब कुछ चला। और सब के पीछे कोई नहीं, सिर्फ चाइना है। ये पूरा पैसा जो है चाइना, और जो वर्ल्ड मीडिया को भी जो कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो आपके यहाँ का चैनल हो, वेबसाइट हो, चाहे वो विदेशों की बड़ी बड़ी वेबसाइट हो जिनको आप लोग पढ़ के सोचते हैं बहुत बड़ी वेबसाइट है, वो बड़ी नहीं होती है। तो ये सब कुछ चल रहा है और आपकी आंखों के सामने चल रहा है, लेकिन आपको समझने में थोड़ी समस्या हो रही है। तबलीगी जमात पर चीन वायरस फैलाने के प्रदूषण क्यों इलाज किया गया, क्या महाराष्ट्र सरकार का भविष्य क्या है? ओम दवाले जी, महाराष्ट्र सरकार का भविष्य महाराष्ट्र के लोग तय करेंगे। फिलहाल सरकार को कोई खतरा मालूम नहीं पड़ता मुझे दूर दूर तक। बहरहाल तो चाइना ने जितना भी किया उसका बैकलैश अब चाइना को आ रहा है। लोगों के सामने पोल खुल गई चाइना की। चाइना ने सोचा था पता नहीं चलेगा, लेकिन पता चल गया सबको। अब लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आप बिना सामान के रहिए, कितने भी अभाव में रहिए, बस चाइना का सामान मत खरीदिए, क्योंकि पूरा विश्व अब चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया। ऐसा ना हो कि भारत के ऊपर एक कलंक लग जाए कि जब पूरे विश्व ने चाइना का बॉयकॉट किया था तब भारत के लोग चाइना का सामान खरीद रहे थे। हालांकि हमने करके भी दिखा दिया, लेकिन अभी हमें इसके और आगे लेकर जाना है। 1 नंबर से हटाया, इसे 0 पे लाना है। और जो मेड इन इंडिया है, बस हम उसकी बात करेंगे। जो चाइना है उसका बोरिया बिस्तर बांध के उसे वापस भेज देंगे। कमलेश शर्मा जी कहते हैं सर इस बार नाम सही लीजिए। कमेश शर्मा, ओ सॉरी कमेश शर्मा जी, आई एम वेरी सॉरी, फिर मैंने कमलेश ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जॉर्ज सोरस, सर जॉर्ज सोरस को तो खुद चाइना फंड कर रहा है। तो साहब एक तरफ वो लोग हैं जो लोगों को अपने डिटेंशन कैंप में मार रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो 4 साल की बच्चियों के साथ निकाह करने की सोच रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो शाहीन बाग के दंगे करते हैं, मारते हैं, जिनके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है ना। चलिए, अब इंसानी जान की जब कीमत नहीं है तो कुछ और बात मैं आपसे करूंगा, लेकिन एक कमेंट पहले ले लो। सोमदत्त दत्ता जी कहते हैं सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वॉर विद बोथ पाकिस्तान एंड चाइना बिकॉज दीज गून्स आर डिस्ट्रॉइंग आवर कंट्री एंड आवर कल्चर एंड नाउ इट इज़ अबाउट आवर एग्जिस्टेंस वी नीड टू डिसमेंटल पाक आर्मी PLA। सोमनाथ दत्ता जी देखिए, युद्ध तो लगभग संभव है, लगभग होना ही है, इनएविटेबल। मैं फरवरी से कहता आ रहा हूँ और अब तक हम बहुत अंदर जा चुके हैं चाइना के। 30 चोटियाँ हमारे पास में जो पर्वत है उसका जो रास्ता है, मैं नाम भूल गया एकदम से, उसका जो रास्ता है वो भी हमारे कब्ज़े में काफ़ी हद तक। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ है। कॉमनर कहते हैं कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है साहब, अब जो लोगों के सामने जिनके लिए इंसानी जान की कीमत नहीं है, उनको एक दिखाता हूँ। मानसरोवर, यस मानसरोवर का रास्ता, उनको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हाईवे है, ये पता है क्या है, ये क्या है, ये भी हाईवे है। ये आपका हाईवे नहीं है, आपका हाईवे नीचे है। ये मेरे प्यारे बच्चों का हाईवे है, यहाँ से जानवर आएंगे और इधर जाएंगे। और ये कितना चौड़ा हाईवे बनाया गया, पेड़ वेड़ लगा के बाकायदा, ताकि जानवर इस सड़क को क्रॉस कर सके, इस सड़क से ना मरे। और ये कहाँ है मालूम है? ये भारत में है मेरे भाइयों, ये भारत में है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो प्रोजेक्ट है ये वहाँ बना हुआ है। ठीक है, देखिए ज़रा, ये देखिए, यहाँ इको पार्क है, इसको पूरे को फॉरेस्ट को डेजिग्नेट किया गया है और यहाँ जानवरों के आने जाने के लिए इस प्रकार से ये ओवरब्रिज बनाए गए हैं। देख रहे हैं आप, हम तो जानवर का भी ख्याल रखते हैं साहब, जानवर वोट नहीं देते, फिर भी हम जानवरों का ख्याल रखते हैं। यही कहा था मोदी जी ने, और जो कहा था मैं वही दिखा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं दिखा रहा हूँ। वो जो बाबा जो कहता है ना, जिसकी दाढ़ी बढ़ गई है, वो जो कहता है वो कर चुकने के बाद कहता है। ये फ़र्क है, ज़रा देखिए इनमें और हम में ये फ़र्क है। ठीक है, कोई आसपास टिकता नहीं है उस आदमी के। नेता कहना बड़ा गलत होगा, मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति है। भारत के अंदर ये हो रहा है। अब क्योंकि न्यूज़ राउंड अप रहता है हमारा जुम्मे के दिन, तो न्यूज़ राउंड अप में एक खबर ले लेता हूँ, और खबर बड़ी मज़ेदार है। आज तक के हवाले से खबर आ रही है
चुनाव आयोग को जैसे ही पता चला कि तबादलों के आदेश राज्य में उपचुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के बाद जारी किए गए तो फौरन आदेश रद्द करने का फरमान जारी कर दिया गया। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने गलती ये करी कि तबादले किए, लेकिन कब किए? जब चुनाव होने वाले थे, आचार संहिता लगने वाली थी या लग गई थी, ठीक है, उस समय ये हुआ। तो चुनाव आयोग ने वो सारे तबादले रद्द कर दिए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सवाल ये है, शांतपंथी भारी पड़ गई, महंगी पड़ गई। सरकार आए हुए कितना टाइम हुआ? सरकार तो आपकी फरवरी में बन गई थी, है ना, फरवरी मार्च में आपकी सरकार बन गई थी। तो तब क्यों नहीं किए तबादले? जब आपको पता था कि ये आपके माइंडसेट वाले लोग नहीं हैं, कांग्रेसी माइंडसेट वाले लोग हैं, तब क्यों नहीं किया? तब मोटी मलाई दे रहे थे क्या लोग? कमाई करके दे रहे थे क्या? तो कमाई आ रही तो आने दो। अब सोचा कि चुनाव जीतना है तो बदल लो, तो उल्टी पड़ गई कहानी, तो गड़बड़ हो गई। एक हिंदी में कहावत है, शाना कौवा गू पर बैठे, है ना। तो थोड़ा सा उसको ज़रा समझिए, उसको समझने का सभी नेतागण प्रयास करें। बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा कि इस प्रकार की बात, अरे ये तो बीजेपी विरोधी बात हो गई। तो हमने पहले ही बताया, हमारे लिए कोई पार्टी हमारे लिए मायने नहीं रखती है, और जो सच है हम वही बात करेंगे। तो सच ये है कि खुद बीजेपी के लोग जब ऐसे माइंडसेट कांग्रेसियों का साथ देते हैं, तब उनको सोचना चाहिए उसका भविष्य क्या होने वाला। उस समय उन्हें भविष्य नहीं दिखता है, उस समय उन्हें दिखता है कि ठीक है अभी तो जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, कमाई हो रही होगी, ऐसी बात है। अब ट्रांसफ़र करने की नौबत क्यों आई? आपने फरवरी में ट्रांसफ़र क्यों नहीं किए थे? आपने मार्च में ट्रांसफ़र क्यों नहीं किए थे? वाई डिडंट यू डू दैट? यू डिडंट डू इट बिकॉज देयर वॉज समथिंग गोइंग ऑन, और अब आपको लगा कि अब तो गड़बड़ हो जाएगी, ये लोग हमारे लोगों को हरा देंगे, तब आपने ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, चुनाव आयोग ने वो लिस्ट जो है वो रद्द कर दी। अब आएगा मज़ा एमपी के चुनाव में, कौन जीतेगा कौन नहीं तो वक्त बताएगा साहब, है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती रहती हैं देश के अंदर। भाजपा को सीखने की बहुत आवश्यकता है। इंतज़ार मत कीजिए, लालच में मत पड़िए। लालच में पड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा इतना समझाना है, मेरे कुछ और समझाना नहीं, मेरा बस इतना सा समझाना है। अब सबक मिल गया, आप सीख जाओगे, या अभी भी नहीं सीखोगे, या फिर उसी लालच में लगे रहोगे। फिर कहते हो इकोसिस्टम, कहाँ से इकोसिस्टम बनेगा? लालचियों की इकोसिस्टम नहीं होते, लालचियों की सिर्फ गर्दन कटती है। इसको हमेशा याद रखेगा, लालच सिर्फ गर्दन कटवाता और कुछ नहीं करता। चलिए अब थोड़ा आगे चलता हूँ। किसी ने कह दिया बेरोजगार पार्टी बीजेपी। अच्छा ठीक है, चलिए आपको बेरोजगारी मुबारक हो, हमारे लिए तो नहीं है, हमें तो बहुत धंधा देती है ना, तो हम नहीं ऐसा कहेंगे। प्रशांत उमराव पटेल जी कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। मैंने आपसे क्या कहा था? संस्कृत भाषा दोबारा से आएगी और स्कूलों में आएगी। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया। योगी सरकार ने संस्कृत शिक्षकों की भर्ती के निर्देश जारी किए और साथ ही बंद पड़े संस्कृत विद्यालयों को भी पुनः खोला जाएगा। अच्छा लगा ये न्यूज़? बेरोजगार पार्टी की न्यूज़ है भैया, और वो भी किसकी? अरे लाहौल विलकोर, योगी की। तो संस्कृत अब वापस संस्कृत अपनी वापसी कर रही है देश के अंदर, और पूरी ताकत के साथ कर रही है। आपसे भी मैं ये कहूँगा, अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं, संस्कृत अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे तो आपके बच्चों को भविष्य में, जब अभी संस्कृत का जो भविष्य आ रहा है, तब बड़ी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है अंग्रेज़ी काम ना आए, अंग्रेज़ी तो मुझे भी आती है, लेकिन कुछ काम नहीं आई। ये मैं अपनी सच्चाई आपको बता रहा हूँ। चलिए एक अच्छी न्यूज़ दी तो अब एक थोड़ी सी बुरी भी दे देता हूँ, है ना। मेरी आदत है टांग खींचने की, और ये जब मैं करूँगा तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, है ना। चलिए, एक टेंडर फ्लोट हुआ है, ठीक है साहब। जिस कंपनी ने फ्लोट किया वो सरकारी कंपनी है, उसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, RCFL, ठीक है। और इसने टेंडर फ्लोट किया। ये टेंडर किस चीज़ का मालूम है? ये टेंडर है हलाल सर्टिफिकेशन के लिए। ये हलाल सर्टिफिकेशन ले रहे हैं, ठीक है साहब। ये स्थिति है RCFL की। अब जब सरकारी कंपनी खुद ही हलाल सर्टिफिकेट लेने जाएगी, आप लोग क्या कहते हो? नितिन जी हलाल पे वीडियो बनाओ, हलाल पे वीडियो बनाओ। अरे ये तो हम खुद ही हलाल हो गए भैया, कहाँ से हलाल पे वीडियो बनाएंगे? जब सरकारी कंपनी ही हलाल का सर्टिफिकेशन लेने जाएगी और सरकार में बैठे नुमाइंदे देखेंगे, तब फिर क्या होगा? फिर आप कैसे उम्मीद करते हो, है ना।
अनीता जायसवाल जी कहती है सर आप लगे रहो, समय आ गया है देश में गलत लोगों का पर्दाफाश करने का। अनीता जी बिल्कुल उसी में लगा हूँ, धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। रुपेश यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो साहब मुझसे मत बोलिए हलाल पर वीडियो बनाने के लिए। जो लोग हलाल का सर्टिफिकेशन ले रहे हैं ज़रा उनको समझाइए कि मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, क्या मैं वेबसाइट बना। नमन शर्मा जी कल सुबह बात कीजिएगा 8 से 10 के बीच में, राइट, वेबसाइट से रिलेटेड। तो और हो सकता है कि ये सर्टिफिकेशन जो है ये सिर्फ विदेश के लिए लिया जा रहा हो।